नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ होम लोन के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल एक्सक्लूसिवली होम लोन और प्रॉपर्टी के रिलेटेड है और आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन्स पे एक्सक्लूसिव वीडियो मिल जाते हैं। तो अगर आप होम लोन प्लान कर रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में होम लोन के रिलेटेड और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है होम लोन से? किसी भी बैंक से अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं इंडिया में तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? तो मोस्टली जो बैंक्स हैं इंडिया में वो रेजिडेंट इंडियन और एनआरआई दोनों को होम लोन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड की जो मिनिमम एज है लोन एप्लीकेशन की 18 ईयर्स होनी चाहिए और वैलिड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ। कोई आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए और उसका इनकम प्रूफ भी होना चाहिए, तो आप किसी भी बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कैन एग्जिस्टिंग बोरोवर्स अवेल बेनिफिट्स ऑफ न्यू इंटरेस्ट रेट? जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं जो ऑलरेडी होम लोन अवेल कर चुके हैं, क्या वो इंटरेस्ट रेट चेंज, अगर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है क्या वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि होम लोन जो आप लेते हैं मोस्टली आप फ्लोटिंग रेट्स पे लेते हैं। दो तरह के रेट्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट। और फिक्स रेट जो होते हैं होम लोन के या किसी भी लोन के, वो यूजुअली बहुत हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लोटिंग रेट्स। तो फ्लोटिंग रेट में ही आपको लोन दिया जाता है। मोस्टली आज की डेट में जो भी आप होम लोन ले रहे हैं वो सब रेपो से लिंक्ड है। रेपो जैसे ही कम होता है तो आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। अगर रेपो बढ़ता है तो आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ होम लोन अवेलेबल? कौन कौन से टाइप्स हैं जो होम लोन के अवेलेबल हैं? लाइक आप कौन सी रिक्वायरमेंट है जो होम लोन से पूरी कर सकते हैं? तो आप नया घर परचेज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग घर में कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं। जैसे आपका सिंगल स्टोरी घर है उसमें एक फ्लोर ऐड कर सकते हैं या रूम्स ऐड कर सकते हैं, या रिपेयर रेनोवेशन है आपके घर में वो कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका किसी बैंक के पास ऑलरेडी होम लोन चल रहा है उसको आप दूसरे बैंक के पास ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को करवाते भी हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी बैंक से होम लोन लिया जहाँ पे आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है और दूसरे बैंक के आप अप्रोच करते हैं वहाँ पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सीधा सीधा 1% का डिफरेंस है। तो आप उस बैंक में आपका होम लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। आपको जिस बैंक के पास ट्रांसफ़र करना है आपको उस बैंक के पास अप्रोच करना है, वो बैंक आपको पूरा गाइड करेगा किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। एनआरआई होम लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, प्लॉट परचेजिंग कर सकते हैं। हाँ, बट प्लॉट परचेजिंग के लिए मोस्टली जो है एक क्लॉज रहता है कि अगर आप प्लॉट परचेज करते हैं बैंक से लोन लेके तो उसी प्लॉट पे आपको विद इन 2 ईयर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करनी होगी। व्हाट इज़ अ डाउन पेमेंट और मार्जिन? डाउन पेमेंट या मार्जिन क्या होता है? डाउन पेमेंट से आपको समझ आ गया होगा कि ये आपका अपना कंट्रीब्यूशन है। जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं किसी बिल्डिंग को परचेज़ करने के लिए, किसी स्ट्रक्चर को परचेज़ करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो किसी कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जब भी आप होम लोन लेते हैं उस घर में आपका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है ये भी देखा जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी 30 लाख तक की रिक्वायरमेंट है तो 10% तक आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। 30 लाख से लेके फिर
75 लाख तक की रिक्वायरमेंट है तो 20% तक का मार्जिन रहता है। अगर 75 लाख से ऊपर का आपका रिक्वायरमेंट है तो उस केस में 25% तक का मार्जिन रहेगा, जो कि आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि 100% आपको कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं करेगा। बैंक देखेगा अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, घर बना रहे हैं, तो आपके पास अपना भी कुछ सेविंग होना चाहिए, तभी बैंक आपको होम लोन देता है। व्हाट इज़ द एवरेज टेनर ऑफ ए होम लोन? तो एवरेज टेनर कितना रहता है? मैक्सिमम टेनर जो है होम लोन का वो 30 साल का रहता है। आप किसी भी बैंक में जाके देखेंगे 30 साल से ज़्यादा टेनर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। शायद कुछ प्राइवेट बैंक आपको 20 साल का टेनर दें, बट मैक्सिमम जो है वो 30 साल का ही है। 30 साल से ज़्यादा कोई भी बैंक आपको होम लोन नहीं देगा। डज टेनर अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ लोन? जी श्योर, टेनर जो है वो कॉस्ट ऑफ लोन को अफेक्ट करता है, क्योंकि जितने लंबे टाइम के लिए आपका लोन चलेगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे करेंगे और उतना ही ज़्यादा आपको लोन का कॉस्ट पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। आप किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा जैसे टेनर बढ़ेगा उतना ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। जब भी आप होम लोन लेते हैं आपको स्टार्टिंग में खाली इंटरेस्ट सर्व करना है। उस टाइम पे आपकी एक्चुअल ईएमआई स्टार्ट नहीं होती। एक तरह से आपको हॉलीडे पीरियड दिया जाता है। उस टाइम में आपको जस्ट इंटरेस्ट सर्व करना है और आपकी जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट है वो हॉलीडे पीरियड के बाद स्टार्ट होती है। तो हॉलीडे पीरियड भी डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। लाइक अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो उस केस में आपको 36 मंथ तक का भी हॉलीडे पीरियड मिल सकता है। वो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन पहले ख़त्म हो जाती है तो आपकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद 2 महीने आपको मैक्सिमम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 ही महीने में कंस्ट्रक्शन ख़त्म कर देते हैं तो उसके ऊपर 2 महीने और आपको मिलेंगे, तो 12 महीने तक आपका जो हॉलीडे पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं ख़त्म होती है तो उस केस में मैक्सिमम आपको 36 मंथ्स का पीरियड मिल सकता है। तो ये वेरी करता है। अगर आप बड़ी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हॉलीडे पीरियड कुछ और रहेगा। अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ के केस में जनरली आपको हॉलीडे पीरियड नहीं दिया जाता, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए आप लोन ले रहे हो, किस पर्पज़ के लिए आप लोन ले रहे हैं। कैन आई अप्लाई जॉइंटली विद माई स्पाउस? विल बोथ आर सैलरीज बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग द लोन अमाउंट? जी डेफिनेटली आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर सकते हैं और उनकी इनकम ऐड हो सकती है आपकी इनकम में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मैं होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी एलिजिबिलिटी कम बन रही है, मुझे 20 लाख का रिक्वायरमेंट है और मेरी इनकम पे मुझे 10 लाख ही दिया जा रहा है। तो उस केस में अपने स्पाउस को ऐड कर सकता हूँ, इवन कि अपनी फैमिली में से भी किसी को ऐड कर सकता हूँ जिनके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है। तो उनको ऐड करने के बाद क्या होगा कि उनकी इनकम जो होगी वो भी ऐड हो जाएगी और एलिजिबिलिटी जो है वो भी एनहेंस हो जाएगी। हु कैन बी ए जॉइंट बोरोअर इन केस ऑफ ए होम लोन? तो जॉइंट बोरोअर कौन हो सकता है? इमीडिएट फैमिली मेंबर सच एज पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, कोई भी आपकी इमीडिएट फैमिली में से जो आपके ब्लड रिलेशन में है, बच्चे, पेरेंट्स या स्पाउस, किसी को भी आप को बोरोअर बना सकते हैं। या जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आपके फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है और आप होम लोन ले रहे हैं, तो उस केस में तो आपको फादर को बोरोअर बनाना ही पड़ेगा। बाकी फैमिली में से आप किसी को भी एज को बोरोअर ऐड कर सकते हैं और उनकी इनकम भी ऐड हो सकती है और आपकी एलिजिबिलिटी भी एनहेंस हो सकती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉइंट बोरोअर फॉर ए होम लोन, होम लोन के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने जॉइंट बोरोअर हो सकते हैं? तो 6 से ज़्यादा जॉइंट बोरोअर नहीं रख सकते। हो सकता है कुछ बैंक आपको 3 ही अलाउ करें, बट 6 से ज़्यादा जॉइंट बोरोअर नहीं हो सकते। कैन आई अप्लाई फॉर ए जॉइंट लोन विद माई फ्रेंड? नो, अपने फ्रेंड को आप एज को बोरोअर ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि को बोरोअर अपनी इमीडिएट फैमिली में से ही किसी को कर सकते हैं। अपने फ्रेंड को आप एज को बोरोअर ऐड नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसबर्समेंट ऑफ होम लोन? इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। करने को ये 2-3 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितनी देर में होता है, आप बैंक को कितनी देर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं।
पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपसे बैंक मांगता है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको बैंक को टाइम पे प्रोवाइड करनी है। जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे उतनी ही जल्दी आपका जो लोन है वो प्रोसेस किया जाता है। डिसबर्समेंट एज पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि डिसबर्समेंट होम लोन का जो होता है वो स्टेजेस में रहता है। वन टाइम डिसबर्समेंट आपको उसी केस में मिलेगा अगर आप होम या कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको जो डिसबर्समेंट दिया जाएगा वो स्टेजेस में दिया जाएगा। कैन आई सेल प्रॉपर्टी इवन व्हेन होम लोन इज आउटस्टैंडिंग? जी हाँ, आप अंडर लोन प्रॉपर्टी को भी सेल कर सकते हैं, बट आपको बैंक से कंसेंट लेनी होगी। जो आपका बायर है वो डायरेक्टली आउटराइट पेमेंट कर सकता है बैंक को, या अगर वो होम लोन लेना चाहता है तो आप वो उसी बैंक से अप्रोच कर सकता है। बट ये बैंक की डिस्क्रिप्शन है कि क्या वो बैंक उनको लोन देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, या वो किसी और बैंक से होम लोन लेके उसको टेक ओवर भी करवा सकते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू अप्लाई फॉर ए होम लोन? तो सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहेगा केवाईसी। केवाईसी बोरोअर का और को बोरोअर्स का। केवाईसी में वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड जो है वो मस्ट है किसी भी लोन के लिए। उसके बाद में इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा प्रोफेशन पे। सैलरीड है तो सैलरी स्लिप्स आपकी जो भी लास्ट 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप्स होंगी वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कम से कम लास्ट 2 साल का फॉर्म 16। नॉन सैलरीड को अपने बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ देना है, जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज लास्ट 2 से 3 साल की, और जो नॉन सैलरीड है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज ही उनका इनकम प्रूफ माना जाएगा। और यही सेम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप एनआरआई हैं तब भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो एम्बेसी से अटेस्ट होनी चाहिए, या आपके जो भी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ है उसकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। आपकी पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, और आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो कि डिपेंड करेंगे आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह के आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की परमिशन, कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट, परचेज़ करने जा रहे हैं, आपका जो सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, तो ये डिपेंड करेगा किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके के आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। डू वीमेन गेट कंसेशन ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन्स? जी, वीमेन को कंसेशन मिलता है। अगर वो किसी भी बैंक से होम लोन लेते हैं तो उनको %0.5% तक का कंसेशन मिल सकता है। व्हाट सिक्योरिटी विल आई हैव टू प्रोवाइड फॉर होम लोन? सिक्योरिटी में आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज किया जाएगा। प्रॉपर्टी जो आप खरीदने वाले हैं या आपके पास ऑलरेडी है जिस पे आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी का इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज जो भी पॉसिबल होगा वो मॉर्गेज किया जाएगा। आपके जो ओरिजिनल टाइटल डीड्स होंगे वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। बट प्रॉपर्टी बैंक वही लेगा जिस पे किसी तरह का कोई इनकम्बरेंसेस नहीं होंगे, मतलब किसी का कोई चार्ज नहीं होगा, कोई मॉर्गेज नहीं होनी चाहिए ऑलरेडी, या एग्री प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी पर कोई लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए, क्लियरली मार्केटेबल प्रॉपर्टी होगी, तभी बैंक उसको एज कोलैटरल एक्सेप्ट करेगा। डज द प्रॉपर्टी हैव टू बी इंश्योर्ड? यस ऑफ कोर्स। जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या जहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी आपका होम लोन प्रॉपर्टी होगा उसका इंश्योरेंस भी किया जाएगा। इंश्योरेंस पीरियड कम से कम आपके होम लोन के पीरियड के इक्वल रहेगा। उसके बाद में आपकी मर्ज़ी है कि आप उस इंश्योरेंस को कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। व्हाट डू बैंक्स कंसीडर वाइल ग्रांटिंग ए होम लोन? तो बैंक्स क्या कंसीडर करते हैं होम लोन देते टाइम? इनकम लेवल ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट की इनकम कितनी है, एज ऑफ द एप्लीकेंट, श्योरली, क्योंकि मिनिमम अगर आपकी 18 ईयर्स एज नहीं है तो आप होम लोन नहीं ले सकते। कुछ बैंक मिनिमम 21 पे होम लोन देते हैं, तो ये डिपेंड करता है। इनकम स्टेबिलिटी देखी जाती है कि आप जो रिपेमेंट करेंगे, जो आपका इनकम सोर्स है, क्या वो स्टेबल है। अगर आपकी इनकम स्टेबिलिटी नहीं है तो शायद बैंक आपको लोन ना दे। फिर आपके रेजिडेंट स्टेटस देखा जाता है, रेजिडेंट इंडियन है या एनआरआई है। इंडियंस के लिए तो रेजिडेंट्स के लिए स्कीम अलग स्कीम है और एनआरआईज के लिए अलग से स्कीम है।
स्पाउस इनकम इन केस अगर आप स्पाउस को ऐड कर रहे हैं, स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, आपके जो भी एग्जिस्टिंग लोन है उनका स्टेटस देखा जाता है, उनकी स्टेटमेंट्स आपसे ली जाती हैं और उनका रिपेमेंट देखा जाता है, और क्रेडिट हिस्ट्री आपकी देखी जाती है किस तरह से है। व्हाट इज़ ए टॉपअप होम लोन? तो टॉपअप होम लोन जो है एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर्स के लिए है, जिन्होंने ऑलरेडी किसी बैंक से होम लोन लिया है वो उस बैंक से टॉपअप लोन भी ले सकते हैं। और टॉपअप लोन इज़ एज गुड एज पर्सनल लोन। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए टॉपअप लोन ले सकते हैं और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एज़ कंपेयर टू पर्सनल लोन बहुत कम रहता है। बट ये टॉपअप लोन उन्हीं को मिलेगा जो कि ऑलरेडी किसी बैंक के होम लोन कस्टमर होंगे। व्हाट आर द की चार्जेस एसोसिएटेड विद अ होम लोन? होम लोन के साथ कौन कौन से चार्जेस एसोसिएटेड होते हैं? तो सबसे पहले प्रोसेसिंग चार्जेस। जिस भी बैंक से आप होम लोन ले रहे हैं उस बैंक के जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, चाहे उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो फ्लैट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा और उसके चार्जेस कस्टमर को बेयर करने होंगे। लीगल ओपिनियन चार्जेस, जिस भी प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं उसको चेक किया जाता है कि उसके टाइटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए एक लीगल रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि बैंक का पैनल लॉयर बनाता है और उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एज एप्लीकेबल, तो जो भी आप घर ले रहे हैं उस पर जो भी स्टैम्प ड्यूटी होगी कस्टमर को बेयर करनी पड़ेगी। व्हाट आर द कॉस्ट नॉट कवर्ड बाय होम लोन? कौन से ऐसे कॉस्ट हैं जो होम लोन में कवर नहीं किए जाते? अपार्ट फ्रॉम मार्जिन, जो आप मार्जिन दे रहे हैं या डाउन पेमेंट दे रहे हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो कस्टमर को कवर करने पड़ते हैं, लाइक स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जो भी आप प्रॉपर्टी लेंगे उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी आपको पे करनी है और रजिस्ट्रेशन भी पे करनी है, बट इनको आप होम लोन में इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 10 लाख तक है तो उस केस में आप स्टैम्प ड्यूटी को और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख को क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट होम लोन फैक्ट्स। इसके अलावा अगर आपकी होम लोन के रिलेटेड कोई और भी क्वेरीज हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।